हेलो दोस्तों, मैं हूं अली हमजा। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। ये वो चैनल है जहां पे आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। ये वो चैनल है जहां पे आपको केमिस्ट्री क्लास 11 के सारे लेक्चर तरतीब के साथ मिलेंगे। ये वो चैनल है जहां पे आपको मिलेगा सीखने का मौका। आइए आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेन फीचर। क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है वाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सारी बातें कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, कब कब से चेंज होना शुरू हो गया, मेंडलीव से लेके अब तक पीरियोडिक टेबल कैसे चेंज हुआ, कितनी फॉर्म्स हैं, सारी बातें करूंगा डिटेल के साथ। आइए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओल्ड पीरियोडिक लॉ। ओल्ड पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा पहली बात, ओल्ड पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। क्या मतलब, मेंडलीव के जमाने के अंदर जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, मेंडलीव ने उनको पकड़ के अरेंज कर दिया। क्यों अरेंज किया, हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्यों, हम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख रहे हैं क्यों, हम एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना रहे हैं क्यों, ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी के साथ स्टडी कर सकें। अब प्रॉपर्टीज कौन सी, एक बात याद रखिएगा, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी, दोनों। हम एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं बड़ी आसानी के साथ, इसलिए हम एलिमेंट्स को तरतीब देने जा रहे हैं और इसीलिए हम सारे फड्डे कर रहे हैं, इसीलिए हम तब से लेके अब तक कल पड़े हैं इसके ऊपर, इसीलिए सारे काम कर रहे हैं और इसीलिए अब हमने करना भी है। ओल्ड पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओल्ड पीरियोडिक लॉ क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, उसने कहा था अगर आप एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती जाएंगी आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम, या कुछ पीरियड्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, और उसने वहां पे पीरियोडिक लॉ दे दिया। अब वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ और उससे पहले आप लोगों को एक बात सीखनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ y, x की वैल्यू y पे डिपेंड करेगी। सिमिलरली आप ये देखें, मैं दोबारा बोलने लगा हूँ, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ y, सो प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब जिस तरह x की वैल्यू y पर डिपेंड करती है, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर, एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा पीरियोडिक मैनर के अंदर, पीरियोडिक मैनर के अंदर मतलब ये है कि अगर आप एक एलिमेंट लिख रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स आप इस तरह लिख रहे हैं, तो हर मतलब लेट्स सपोज इसके बाद आठवां एलिमेंट जब दोबारा आएगा या नौवां एलिमेंट जब दोबारा आएगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम निकलेंगी, इसकी प्रॉपर्टीज सेम निकलेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज सेम निकलेंगी। तो पीरियोडिक मैनर के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम निकलती हैं। ये बात किसने कही थी, मेंडलीव ने। लेकिन फिर बात बताता चलूं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। सो प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये किसने दिया था, ये मोज़ले ने दिया था। मोज़ले ने 1913 को 1913 के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या था, उसने कहा था सिर्फ आप एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर लिखते, एटॉमिक नंबर की उसने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये बात उसने क्यों कही वो भी सुनते चले। मोज़ले ने 38 एलिमेंट्स को बदला। क्यों बदला, उसने ना एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसके अंदर उसने एक्सरेज एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उस जमाने से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, मैंने ना इसी चैप्टर के रिलेटेड, सॉरी चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड ना, मैंने लेक्चर नंबर था आई थिंक सेकंड वाला, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने मोज़ले लॉ एक्सप्लेन किया है, और आप लोग सर्च कर लें लेक्चर नंबर 2 मोज़ले लॉ बाय सर अली हमजा, आपको मिल जाएगा। मोज़ले लॉ आपको डिटेल के साथ मिलेगा, वहां मैंने डिटेल बताई है, लेकिन मैं शॉर्टकट बात करने जा रहा हूँ। मोज़ले ने 1913 के अंदर एक्सरेज एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उसने 38 एलिमेंट्स को बदल के बार बार एक्सरेज को स्टडी किया, और उसको पता चला हर दफा जैसे ही एलिमेंट बदलता हूँ, वैसे ही जो एक्सरेज पैदा होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदलती जा रही है। उसको समझ आई कहीं ना कहीं, देखें आप एलिमेंट को बदलते हैं, लेट्स सपोज आप हैवी एलिमेंट ले लें तो उसका मास तो बढ़ेगा। आप हर दफ़ा एलिमेंट बदलते जा रहे हैं, हर दफ़ा मास बदलता जा रहा है, लेकिन मास के बदलने के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है जिसका एक्सेस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक है। ये बात मोज़ले ने कही, और उसको समझ आई कि जो जो एलिमेंट बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे एलिमेंट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बदलती जा रही, और उन प्रोटॉन की तादाद का बदलने का ताल्लुक होता है एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के साथ। तो उसको पता चला कहीं ना कहीं इस बदलती हुई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद के साथ है। तब से उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करवाया, और फिर उसने कहा कि जो
मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर खामियां नजर आ रही हैं। मतलब क्या खामी नजर आ रही है? जैसे उसने कहा था आयोडीन का एटॉमिक मास, देखिए मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो जिसका मास कम है वो पहले, जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आएगा। हुआ क्या, हुआ ये कि आयोडीन था, आयोडीन को उसने रखा हुआ था क्लोरीन ब्रोमीन के नीचे। ऐसे ही उसने रखा हुआ था लेट्स सपोज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम रखा हुआ था। और टेलोरियम जो है ना उसका एटॉमिक मास 128 है, आयोडीन का 127 है। अब 127 तो पहले आना चाहिए, 127 128 को बाद में आना चाहिए। लेकिन अगर वो टेलोरियम बाद में रखता, आयोडीन को पहले रखता, तो आयोडीन अपने ऊपर वाले एलिमेंट से मैच नहीं करता, टेलोरियम भी क्लोरीन ब्रोमीन से मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां आयोडीन रखा था वहीं पे रखा उसने, जहां टेलोरियम रखा वहीं पे रखा। सो एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। किसके पीरियोडिक टेबल में? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि अगर मेंडलीव आयोडीन को उठा के यहाँ रखता तो आयोडीन तो क्लोरीन ब्रोमीन से मैच करता है, इनसे मैच नहीं करता। सो वहां गड़बड़ हो जाती। सो उसने कहीं प्रॉपर्टीज को मैच किया, कहीं एटॉमिक मास की बुनियाद पे किया। सो अपना एक टेबल बना के दे दिया और बड़ा अच्छा टेबल बना के दिया था। अब मोज़ले ने चूंकि एटॉमिक नंबर डिस्कवर करवा दिया, उसको समझ आ गई कि एटॉमिक नंबर आयोडीन का कितना है। आयोडीन का तो 53 है, टेलोरियम का तो 52 है। तो अगर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इनको अरेंज किया जाए तो टेलोरियम डेफिनेटली पहले आएगा 52 नंबर, आयोडीन 53 नंबर है बाद में आएगा। सो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो कंफ्यूजन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे थी वो सारी ठीक हो सकती हैं अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज कर दें। ये बात किसने कही थी? हेनरी मोज़ले ने 1913 के अंदर। हेनरी मोज़ले ने एक और काम भी किया। आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कहा है कि आप वीडियो जरूर सुनिएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हेनरी मोज़ले ने एक ग्राफ बनाया था। हेनरी मोज़ले ने कई ग्राफ्स बनाए। उसने यहाँ पे ग्राफ के अंदर ना एटॉमिक मास भी लिया हुआ था, एटॉमिक मास, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली हुई थी। बाद में फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट भी लिया। उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा आपको मेरा, लिखिएगा मोज़ले लॉ बाय सर अली हमजा, आपको मिल जाएगा। हेनरी मोज़ले ने जब एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया तो एटॉमिक मास का ग्राफ जो है ना इरेगुलर सा ग्राफ आ रहा है। तो बाद में जब उसने यही ग्राफ बनाया था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। उसको समझ आई कि एटॉमिक मास इट इज नॉट more fundamental property as compared to atomic number. Atomic number is more fundamental as compared to atomic mass. So अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक मास, सो उनकी प्रॉपर्टीज भी इजीली एक्सप्लेन की जा सकती हैं और उनकी सारी तरतीब ठीक हो सकती है जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी। तो इसी वजह से बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। इसकी बुनियाद पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया और ये हमने 118 एलिमेंट्स को अरेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाकर दिखाया है। इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें सुन लें। मेंडलीव जीनियस था। उसने क्या किया था? उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। 63 एलिमेंट्स उसके ज़माने में डिस्कवर हो चुके थे। उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन एक बात फिर हमने यहाँ पे कर दी कि एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया था। मेंडलीव ने क्या किया? जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे वो तो रखे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं भी थे। मेंडलीव को समझ आई कि कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स के दरमियान में मास का गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके दरमियान में कोई एलिमेंट ऐसा आएगा फ्यूचर में जो डिस्कवर होगा। उसने उसका गैप छोड़ दिया। उसने कई पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे और गैप छोड़ के ना सिर्फ गैप छोड़े बल्कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी कि कल को जब ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होगी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फौरन बाद 15 साल बाद 3 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनमें से गैलियम भी था। गैलियम जिस बंदे ने डिस्कवर करवाया था उसने मेंडलीव को लेटर लिखा था और लेटर में ये लिखा था कि आपका जो पीरियोडिक टेबल था, जो आपने गैलियम की प्रॉपर्टीज या आपने इका एल्यूमिनियम या गैलियम की जो प्रॉपर्टीज बताई हैं वो गलत हैं। तो फिर मेंडलीव ने वहाँ पे उसको लेटर दोबारा लिखा। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टीज कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई हैं वो एक फौरन से नहीं बता दी, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके बताई हैं। अपने एक्सपेरिमेंट दोबारा करो, दोबारा चीज़ें निकालो और फिर देखो, फिर मेरे से बात करना। तो जब उसने दोबारा किया तो उसको समझ आ गई कि मेंडलीव जीनियस था और उसने जो बातें कही बिल्कुल ठीक कही थी और उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी वही जो उसने बताई थी वही निकली जो बाद में उस बंदे ने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो ये सारी बातें मेंडलीव के बारे में थी। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने एक ना प्रिडिक्शन ये भी कर दी थी। उसने कहा था पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 जो ग्रुप हैं, सॉरी पीरियड्स हैं, पीरियड नंबर 4, 5, 6 जो हैं, इनके अंदर मोर देन 8 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कई एलिमेंट्स आएंगे और ये आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर लंबे पीरियड्स होंगे। ये भी प्रेडिक्शन किसने कर दी थी? मेंडलीव ने कर दी। और बाद में चूंकि तब 63 एलिमेंट्स थे, अब 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स के अंदर आप देखा जा सकता है कि यहाँ पे पीरियड नंबर 1, 2, 3 तो यहाँ पे एलिमेंट्स कम है, लेकिन 4, 5, 6, 7 में तो ढेर सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ये भी बात प्रेडिक्शन किसने की थी? मेंडलीव ने।
अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट किसको दे? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा पीरियोडिक टेबल किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो आपको बोलेगा मेंडलीव ने। लेकिन मेंडलीव ने ओल्ड पीरियोडिक टेबल दिया था। मैं फिर बताता चलूं, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें सारी बातें वही जो उसने बताई थी वही निकल रही हैं अब आजकल। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ खामियां भी थी। लोग कहते थे कि ये जो गैप है ये बुरे लग रहे हैं, तो एक बात तो ये भी है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमें चूंकि आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हुए हैं, तो जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं उनका एटॉमिक मैसेज अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखा जाए तो मैं यूं कर देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, उसका एक एटॉमिक मास 1 है, एक एटॉमिक मास 2 है, एक एटॉमिक मास 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो इस हाइड्रोजन को 3 खाने देने चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के हिसाब से। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये भी गलती थी चूंकि तब आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो नंबर तो 1 है सबका, तो एक ही खाना मिलना चाहिए। ये भी हमें कंफ्यूजन मिली। लेकिन हाँ, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बात हमें जरूर मिलती है, वो ये भी मिलती है कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो तो आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम सारे मिलेंगे। लेकिन हमने क्या किया हुआ था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के बिल्कुल नीचे हमने कौन सा ग्रुप लिखा हुआ था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाला ये ग्रुप हमने बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ था। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले खाने के बिल्कुल नीचे हमने ये रखा हुआ था, जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला खाना रखा हुआ था। इसी तरह हमने ये जो एलिमेंट्स हैं, अभी तो आपके सामने 18 मैंने ग्रुप्स बनाया, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 ग्रुप्स थे। उन 8 ग्रुप्स के अंदर हमने क्या किया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के नीचे था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था, बेरिलियम, मैग्नीशियम के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था उसने जिंक, कैडमियम, मरकरी लिखा हुआ था। हाँ, अलबत्ता ऊपर वाले एलिमेंट्स लाइक ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज और हैं, मतलब ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये वाले हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं लेकिन ये लेस रिएक्टिव है। अब ये वाले सॉफ्ट हैं लेकिन ये वाले हार्ड हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके बारे में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई बात नहीं थी। फिर हमने क्या किया, हमने मेंडलीव के जो 8 ग्रुप्स बने थे उन 8 ग्रुप्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिलेट करते थे लेकिन ऊपर वालों से रिलेट नहीं करते थे, उनको उठाया और उठा के हमने उनके नए ग्रुप्स बना दिए। और जो नए ग्रुप्स बनाए हैं वो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे ग्रुप्स लिख दिए हैं। अब फिर हमने क्या किया, हमने ये किया था, लेट्स सपोज कि हमने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को हमने फर्स्ट वाले ग्रुप से उठाया था, तो फिर हमने इनके नाम भी रखे। हमने कहा था इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट बी ग्रुप। हमने इनको ये रख दिया। अब मैं आपको यूं बात बताता हूँ, लेट्स सपोज जो ए ग्रुप है, लेट्स सपोज ए और बी, ये क्या है, दीज आर द सब ग्रुप्स, दीज आर द सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स किसके हैं, फर्स्ट वाले के। पहला ग्रुप था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप था, उस ग्रुप को हमने 2 अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सब ग्रुप्स हैं, लेट्स सपोज जो ए सब ग्रुप है इसको बोल दिया जाता है कि ये क्या है हमारे पास, ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, नॉर्मल एलिमेंट्स है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, या इनको बोला जाता है कि ये हमारे पास मतलब वो मेन एलिमेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। दीज आर द नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है, दीज आर द लेस टिपिकल एलिमेंट्स या इनको कहा जाता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये सारी बातें किसके बारे में चल रही हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में चल रही हैं। हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में मतलब उसको तोड़ दिया। मैं बताता चलूँ, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बात मतलब काफ़ी सारी फेमस है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का खाना नहीं बनाया गया था, चूँकि वो सारे एलिमेंट्स हमने नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बिल्कुल नीचे लिखे हुए थे, लाइक पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप एंड सो ऑन। अब ज़रा समझे कुछ बातों को। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसका नाम तो रख दिया फर्स्ट ए ग्रुप, इसका नाम रख दिया फर्स्ट वाला बी ग्रुप, ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने फर्स्ट बी ग्रुप, इसका नाम हमने रख दिया लेट्स सपोज सेकंड ए ग्रुप और इसका नाम रख दिया सेकंड बी ग्रुप, और यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया लेट्स सपोज थर्ड ए ग्रुप रख दिया और इसका नाम हमने रख दिया थर्ड बी ग्रुप। तो ऐसे ही सो ऑन, ये फोर्थ आ गया, फोर्थ बी आ जाएगा, ये आ जाएगा फिफ्थ बी, ये आ जाएगा सिक्स्थ बी, ये आ जाएगा सेवन्थ बी, ये आ जाएगा तीनों के तीनों, इनको मिला के हम बोलेंगे 8 और यहाँ पे आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा मेरे पास थर्ड ए आ जाएगा, फोर्थ ए आ जाएगा, ये फिफ्थ ए आ जाएगा, ये आ जाएगा सिक्स्थ ए, ये आएगा सेवन्थ ए, ये आ जाएगा एट्थ ए। ये हमारे पास थे एलिमेंट्स को हमने अलग अलग कर दिया। ए का मतलब मेन एलिमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। बी वाले कौन से हैं, ये दीज आर द लेस टिपिकल एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
IUPAC वालों का नाम सुना कभी आप लोगों ने? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने कहा कि आप जो ये नंबरिंग कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, आप नंबरिंग सीधी सीधी कर दें। उन्होंने कहा था मतलब पहले ये नंबरिंग कर रहे थे, ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल में हम यही नंबरिंग करते थे, लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने कहा कि आप यूं ना करें, आप चेंज कर दें। फिर उन्होंने कहा कि आप इसका नंबर सीधा सीधा दे दें, ये नंबर आप माने इसको, आप इसको मान लें नंबर 1 मान लें, इसको नंबर 2 मान लें, ये नंबर 3 आ जाएगा, नंबर 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये 13, ये 14 और सो ऑन, ये आ जाएगा 15 16 17 और ये आ जाएगा 18। और आज हमारे पीरियोडिक टेबल में हम जो नंबरिंग करते हैं वो यही करते हैं, सीधी सीधी 1 2 3 4 5 से लेके हम 18 तक नंबरिंग करते हैं। सो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें सुनते जाएं। इसके 7 पीरियड्स होते हैं और इसके पास कितने कॉलम्स होते हैं? कॉलम्स कह लें, ग्रुप्स कह लें, ग्रुप्स कॉलम्स वर्टिकल कॉलम या ग्रुप्स कह लें तो वो 18 हैं। पीरियड्स कितने हैं? वो हमारे पास 7 है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 पीरियड्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। सो अब हमने यहाँ पे यूँ करना है, 3 से लेके 12 तक हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, S ब्लॉक एलिमेंट है, ये F ब्लॉक एलिमेंट है। वो ब्लॉक्स मैं आपको सिखाऊंगा, वो समझाऊंगा। चलिए सुनते जाए। बल्कि ये वाले जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सारे इन दोनों को मिला के कहा जाता है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ये दोनों क्या है? दीज आर द S ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये जो थर्ड वाले से लेके हमारे पास हैं, लेट्स सपोज के 12 तक है, दीज आर द D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये 13 से लेके ऑनवर्ड ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है दीज आर द P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं, हम इनको तरतीब से बातें करना चाहते हैं। आप जरा समझे बात को। S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो S ऑर्बिटल में आते हैं। इन जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल किसको कहा जाता है? किसी एटम के पास कई शेल्स होते हैं, आखिरी शेल कोई भी नहीं होता। आखिरी शेल क्या होता है? वो शेल जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आए, उसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। अब इनके वैलेंस शेल में मतलब इनके डी ऑर्बिटल में आते हैं, डी सब शेल में आता है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर ना मतलब पी सब शेल के अंदर आता है लेट्स सपोज आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये जो नीचे वाले हैं, दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके ना एफ ऑर्बिटल के अंदर आते हैं हमारे पास, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। एक बात और सुनते जाएं, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसी टेबल को हम कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, एक बात और लफ्ज़ सुनते हैं। एक लफ्ज़ होता है वाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि अगर आप इन दोनों के बारे में बात करें, ये जो दोनों हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है और दूसरा मेरे पास है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये इसी पीरियोडिक टेबल का नाम है। लेकिन ये जो वाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये मैंने ना अलग से बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखें, ये जो मैंने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बाहर निकाल के दिखाया है ना, अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर जोड़ दूँ, अंदर जोड़ने का मतलब है ये लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है। आप लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को बिल्कुल इसके पीछे जोड़ दें, मतलब ये आपको 2 डायमेंशनल नजर आ रहा है। अगर मैं 3D दिखाऊं, 3 डायमेंशनली दिखाऊं, तो ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, इनको आप इनके बिल्कुल पीछे, मतलब इसके बिल्कुल पीछे यूं लग जाएगा आपके पास। ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ पे लेंथेनाइड्स है, इसके बिल्कुल पीछे ये पूरी सीरीज चलेगी। आप पूरी सीरीज नजर आएगी आपको यूं वाली, तो मैं वो सीरीज यूं दिखा रहा हूँ ना। ये आपके पास ये सारे एलिमेंट्स यूं नजर आ रहे हैं। अब ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐसे हैं, तो इनको उठाया मैंने और यूं इसके पीछे लगा दिया। ऐसे ही जो नीचे वाले हैं उसको भी उठाया, उसके बिल्कुल नीचे लगा दिया। सो आपको 3D दिखाया जाए तो ये एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये वाले, और ये जो पीछे वाले हैं तो आपको यूं नजर आएगा। सो इनको उठा के अगर मैं इसी के साथ जोड़ दूं तो आपके पास पीरियोडिक टेबल जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। लाइक ये वाला पीरियोडिक टेबल बनेगा। इसके अंदर ये आपको नजर आएगा, ये है आपके पास एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है।
और ये आपके पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ये आपके पास पी ब्लॉक है, ये आपके पास एस ब्लॉक आ जाएगा। तो आपके पास एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये वाला, ये है लंबा पीरियोडिक टेबल। देखिए हमारी बुक्स के अंदर लंबा पीरियोडिक टेबल नहीं आ सकता, मतलब इतना लंबा पीरियोडिक टेबल हम नहीं बना सकते। ये होता है वाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वाइड फॉर्म ये अलग है, ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मुझे एक बात बताएं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे? कितने ग्रुप्स थे? 8 थे। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 18 हैं। तो लंबा हुआ कि ना हुआ? हो गया कि ना हुआ? तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, हमने खींच के लंबा कर दिया पीरियोडिक टेबल को, हमने लंबा बना दिया। ये लॉन्ग फॉर्म है या एक्सटेंडेड फॉर्म है? किसकी? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से ही बनाया है। तो दिस इज द लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और वाइड फॉर्म इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टेबल। मतलब आप यहाँ पे एफ ब्लॉक इसके अंदर जोड़ दें तो आपको एक लंबा मिलेगा। लेट्स सपोज कि आप ये डी ब्लॉक को थोड़ा सा आगे जोड़ दें, तो ये एफ ब्लॉक को यहाँ पे लगाएं, फिर आगे डी आएगा, फिर आगे पी ब्लॉक आएगा, तो वो जो बनेगा वो आपको इस तरह का बन जाएगा। तो ये होता है वाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जो एक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। ये सारी बातें हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन मजीद सिखाऊंगा और सारी बातें डिटेल के साथ करूंगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।